हेलो प्यारे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी। मैं अंकुर शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अशोका प्लस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज की इस बेहतरीन क्लास में हम शुरू करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। आज हम करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए हो जाए शुरू। जैसा कि आप इन डायग्राम्स में देख पा रहे हैं यहाँ पर किडनी, यहाँ किडनी से निकल रहा है यूरेटर, और ये सभी संरचनाएं आगे चलकर मिल रही हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ। लोकेशन शो करता हुआ ये डायग्राम। क्या इतनी सी बात आपको समझ में आ रही है क्या? यहाँ पर वैसे ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको ज्यादा समझना हो। समझने की बातें आएंगी अब इस चार्ट के द्वारा। देखें भाई, सबसे पहली बात, जब भी हम किसी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज सिस्टम। तंत्र क्या है? बेटा, अंगों का समूह यानी कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स इज कॉल्ड सिस्टम। तो यहां पर हमारे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, चाहे वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो चाहे वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, इन सिस्टम्स के जो अंग हैं उन्हें दो भागों में विभाजित कर दिया जाता है। एक तो होते हैं प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन और एक होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। आ रही है आपको बात समझ में? प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन वो होते हैं जो कि गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि युग्मकों का निर्माण करते हैं, जबकि उनकी सहायता करने वाले अंगों को क्या कहा जाता है? एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन, यानी कि सहायक जनन अंग। हिंदी में लिख दें। चलिए भाई, एक तो क्या हो गए हमारे पास प्राथमिक, फॉन्ट का साइज थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, प्राथमिक जननांग। क्या हो गया बेटा? वृषण। ठीक है। वृषण के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो वृषण कार्य क्या होता है? कार्य क्या होगा? शुक्राणु निर्माण, यानी कि यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। दूसरी बात, नंबर्स, संख्या कितने होते हैं? वन पेयर। देखो, हमेशा मैं आपको ये बात, तो मैंने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था तब भी ये बात बताई थी और आज भी ये बात बता रहा हूं। यहां से क्वेश्चन बनते हैं, पेयर्ड अनपेयर्ड के क्वेश्चन बनते हैं। कौन सा प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन है, कौन सा सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन है, यहां से क्वेश्चन बनता है। तो देखे इन्हें, देखे भाई। तो यहां पर हिंदी में इन्हें कहते हैं सहायक, सहायक जननांग, सहायक जननांग। और सहायक जननांग में एपिडिडाइमिस, 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 ये टेस्टिस है। ये जो गोला आपको दिख रहा है, ये जो गोला आपको दिख रहा है, ये टेस्टिस है, ये टेस्टिस है। और इस टेस्टिस के ऊपर जो आप जिस संरचना को देख रहे हैं, ये एपिडिडाइमिस है। हिंदी में कहते हैं बेटा इसे अधिवृषण। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? अधिवृषण। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? अधिवृषण, अधिवृषण। और यहां पर इसकी संख्या आपको पता होनी चाहिए, कितने होते हैं ये? वन पेयर, यानी कि एक जोड़ा। इसके बाद देखो, इसके बाद की कहानी, यहां से ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं, नहीं कोई डार्क लेते हैं, ब्लैक ही लेते हैं ना। ये देखो, इस एपिडिडाइमिस से यहां से देखो ये ट्यूब जा रही है, जो लूप बना रही है यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर। ये लूप बना रही है यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर और यहां आ रही है। इस ट्यूब को क्या कहते हो? वास डिफरेंसिया। हिंदी में कहते हैं प्यारे बच्चों शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी। शुक्राणुओं को ले जाने वाली वाहिनी, स्पर्म का ट्रांसपोर्ट करने वाली डक्ट। तो यहां पर हिंदी में कहते हैं इसे शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी बेटा होता कितना है ये? वन पेयर, यानी कि एक जोड़ी होती है। उसके बाद देखें यहां पर शुक्राणु तो बन गए। शुक्राणु बनाने का काम किसका था भाई? टेस्टिस का था। बन गए, शुक्राणु बन गए, स्पर्म बन गया, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस हो गया। लेकिन अब इस स्पर्म को चलने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है, एक लिक्विड मीडियम चाहिए होता है, जिसे आप सीमेन कहते हैं। और इस सीमेन का लगभग 70 से 80%, या आप यूं कह सकते हैं अधिकांश भाग का निर्माण कौन करता है? सेमाइनल वेसिकल, जिसे हिंदी में कहते हैं सेमाइनल वेसिकल, जिसे हिंदी में कहते हैं
हमेशा मेरे साथ हिंदी वाले शब्दों में हमेशा प्रॉब्लम आती है। शुक्र, शुक्राशय, शुक्राशय कहेंगे इसे। यस, आई गॉट इट। शुक्राशय, यस, शुक्राशय। कितने होते हैं? ये भी 1 पेयर होते हैं। स्टडी करेंगे एक एक के बारे में, एक एक के बारे में। इसके बाद अब सुनो, 70 से 80% तो बन गया, लेकिन फिर 20% भी तो बनाना है, 20 से 30%। उसका निर्माण कौन करेगा? प्रोस्टेट ग्रंथि। अरे हिंदी में भी प्रोस्टेट, पुरु कहते हैं शायद, पुरु ग्रंथि, मैं प्रोस्टेट ही लिखूंगा भाई। प्रोस्टेट ग्रंथि कितनी होती है? 1, ओनली 1, नॉट पेयर्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन सी संरचना इसमें से पेयर्ड है। ये जो भी कुछ लिख रहा है बोर्ड पे, सब कुछ दिया जाएगा ऑप्शन में और पूछा जाएगा, बताइए इसमें से कौन सी संरचना पेयर्ड है और कौन सी अनपेयर्ड है। अरे हिंदी मीडियम वालों, कौन सी युग्मित है, कौन सी अयुग्मित है, पता होना चाहिए ना। तो बस फिर उसके बाद बल्बोयूरिथ्रल, 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 इसी को कहा जाता है काउपर ग्रंथि। यही होती है काउपर ग्रंथि, काउपर ग्रंथि। संख्या लिखेंगे 2, या लिख सकते हो 1 पेयर। उसके बाद लास्ट में कौन है? शिशन, शिशन। संख्या लिखेंगे 1, पेनिस, शिशन। देखिए, अभी सबको समझे इस डायग्राम से। बार ये देख लीजिए आराम से। अब देखें इस डायग्राम को अच्छे से समझे। देखें यहां पर ये जो मैंने बोला, नंबरिंग नंबरिंग करते हैं यहां पर। नंबर 1 टेस्टिस, नंबर 1 टेस्टिस। टेस्टिस से भाई साहब क्या बने? टेस्टिस से बन गए, अभी जो बता रहा हूं पूरे की पूरे टॉपिक का समरी है, इसे अच्छे से समझो। टेस्टिस ने क्या कर दिया? फॉर्मेशन कर दिया, शुक्राणु का निर्माण कर दिया, पहली बात। दूसरी बात, अब ये शुक्राणु बन तो गए, लेकिन ये स्टोर भी तो होंगे। स्टोर कहां पर होंगे? एपिडिडाइमिस, नंबर 2। ठीक है, नंबर 3 की बात करते हैं। क्या ये हमेशा एपिडिडाइमिस के पास रहेंगे या फिर कभी आगे भी जाएंगे, शरीर से बाहर भी निकलेंगे? तो इन्हें ट्रेवल कराओ ना, किसके थ्रू? वास डेफरेंसिया के थ्रू। ठीक है, लेकिन इन्हें एक मीडियम की भी तो आवश्यकता होगी। तो इस मीडियम को बनाने के लिए, वीर्य बनाने के लिए, सीमेन बनाने के लिए क्या चाहिए होगा? समाइनल वेसिकल चाहिए होगा, शुक्राशय चाहिए होगा। अब आप देखो यहां पर, अच्छा ये रेक्टम है, ये रेक्टम है, रेक्टम, रेक्टम, रेक्टम को हिंदी में कहते हैं मलाशय। तो मलाशय के आगे की तरफ। ठीक है, अब आप देखें यहां पर ये एनस यानी कि मलद्वार है, ये मलद्वार है ये। ठीक है, अब आप देखें ये जो ग्रंथि है यहां पर, आप ये देखें, ये वाला जो हिस्सा पूरा की पूरा एक है, ये पूरा की पूरा एक है। ये कौन सी ग्रंथि है बेटा? प्रोस्टेट ग्रंथि है, नंबर 5। उसके बाद आगे देखें, ये प्रोस्टेट से यहां से ये वाला हिस्सा जो आ रहा है, ये हिस्सा, ठीक है, यूरेथ्रा। पहले भी बताया था और आज भी बता रहा हूं, मेल के अंदर रिप्रोडक्टिव ट्रैक और यूरिनरी ट्रैक एक ही होता है। मतलब मूत्र मार्ग और जनन मार्ग, आप कह सकते हैं। शुक्राणुओं के लिए जो पाथवे होता है वो एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता। फीमेल में अलग अलग होते हैं। तो यहां से शुक्राणु के समय, जनन के समय आप कह सकते हैं वीर्य आएगा, शुक्राणु आएगा, और मूत्र के समय मूत्र आएगा। ठीक है, और ये हो गया पेनिस। ठीक है, नंबर 5, द नंबर 6। क्या ठीक है क्या इतनी सी बात? से यस और नो देख सकते हैं आप। मामला क्लियर है यहां तक? ठीक है, इसके बाद अब पढ़ते हैं एक एक की कहानी। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे टेस्टिस के बारे में। बेटा टेस्टिस जिसे हिंदी में कहा जाता है वृषण, क्या कहा जाता है? वृषण कहा जाता है। वृषण की शेप ओवल शेप होती है, अंडाकार होते हैं ये, ओवल शेप। लेंथ कितनी होती है? 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। विड्थ कितनी होती है? 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। मीजोडर्मल होते हैं। और इंपॉर्टेंट बात, इनकी लोकेशन कहां होती है प्यारे बच्चों? ये होते हैं शरीर के बाहर, उदर गुहा के नीचे, मतलब आउटसाइड द बॉडी एंड बिलो द एब्डोमिनल कैविटी। कारण क्या होता है प्यारे बच्चों? आप सभी को पता होगा आपकी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन शुक्राणु निर्माण यानी कि
स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जो आवश्यक टेम्परेचर होता है वो होता है 35 डिग्री सेल्सियस, मतलब बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर पे। तो इसलिए अगर ये बॉडी के अंदर होते हैं, आप शब्दों पर ध्यान दें, अगर ये बॉडी के अंदर होते तो शायद कभी स्पर्म फॉर्मेशन हो ही नहीं पाता, क्योंकि इनके लिए उपयुक्त, मतलब स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जो उपयुक्त उपयुक्त हमारे पास जो टेम्परेचर रहता है वो तो इन्हें मिल ही नहीं पाता, क्योंकि हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर तो 37 डिग्री सेल्सियस है। बात आ रही है आप लोगों को समझ में? तो यहां पर लोकेशन की बात करें तो क्या लिखूं भाई? इंग्लिश में लिख दूं क्या? बिलो द एब्डोमिनल कैविटी एंड आउटसाइड द बॉडी। मतलब शरीर के बाहर। अब शरीर के बाहर होने का रीजन क्या है? रीजन क्या है? लिख सकते हैं कि स्पर्म फॉर्मेशन, अरे शुक्राणु निर्माण, स्पर्म फॉर्मेशन बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर पर होता है। क्लियर है इतनी सी बात? से यस और नो देख लीजिए एक बार। ओके, अब हम चर्चा करेंगे इस डायग्राम के बारे में। ये जो डायग्राम यहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं बड़े बेहतरीन तरीके से ये डायग्राम यहाँ पर आपको बहुत सी बातें रिप्रेजेंट कर रहा है। देखते हैं टेस्ट इसके बारे में बातें। देखें बेटा, सबसे पहली बात, टेस्टिस बनाते हैं। टेस्टिस ये है बेटा, नंबरिंग करके बात करेंगे। टेस्टिस हिंदी में कहते हैं वृषण। बेटा टेस्टिस जो होते हैं, इनके पास कुछ लेयर होती हैं। ये कह सकते हैं कि ये जो लेयर है, जो भी आपको दिख रही है, ये इसकी सबसे आउटर लेयर है। ट्यूनिका वेजिनलिस। ट्यूनिका वेजिनलिस। एक लेयर अंदर भी होती है, इस लेयर को कहते हैं, दूसरे कलर से शो करते हैं इसे। मिडल लेयर कह सकते हैं, इनर तो वैसे भी काम की नहीं है। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। और ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया यहां कुछ कंपार्टमेंट बना देती है। ये देखें भाई, आगे बात समझ में? यहां देखें, तो ये देखें, अगर आप इस डायग्राम को देख पा रहे हैं, इसे हटा देते हैं, तो देखें यहां पर आप देखें तो ये तो एक हो गई, एक आउटर लेयर। मैं इसे शो भी करता हूं, अगर आप इसे बेहतरीन डायग्रामेटिक तरीके से देखें तो ये जो लेयर हो गई, ये तो हो गई ट्यूनिका वेजिनलिस। और आप देखिए अंदर वाली जो लेयर है जिसका नाम है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ये आगे चलकर देखो ये क्या बना रही है, ये कंपार्टमेंट बना रही है। और इन कंपार्टमेंट को ही कहा गया है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो अब हमारे पास यहाँ पर नंबर नेक्स्ट जो चीज आई है वो क्या है हमारे पास यहाँ पर? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, हिंदी में कहते हैं वृषणपालिया। और यहां से पूछा जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या, इनके नंबर होते हैं 250 इन ईच टेस्टिस।
एक में 250 तो दो में 500। इसके अंदर चलते हैं। इनके अगर अंदर जाएं तो हमें यहां पर इस प्रकार से ये देखिए कुछ ऐसी नलिकाएं मिलती हैं, यहां भी बना देते हैं। कुछ ऐसी नलिकाएं मिलती हैं और इन नलिकाओं को कहा जाता है, इन नलिकाओं को कहा जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स शुक्रजनक नलिकाएं हिंदी में कहते हैं शुक्रजनक नलिकाएं। और इनकी भी अगर कोई आपसे संख्या पूछ ले तो कह देना 1 से 3 इन ईच लोब्यूल्स। देखो मैंने कहीं पर एक बनाई है, कहीं पर 3 बनाई है, तो 1 से 3 होती है। क्लियर जी? ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, आगे चलें। यहां पर स्पम वगैरह सब कुछ बन गए। अब उसके बाद अब स्पम तो आगे भी जाएगा, तो ये आगे खुलेगी ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे खुलेंगी। तो यहां पर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद ये पाथवे याद रखना के बाद अब मामला आता है किसका? रेटेटेस्टिस का। इसे कहते हैं रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस क्या कहते हैं? अरे हिंदी हो इंग्लिश हो, रेटेटेस्टिस ही कहते हैं। ज्यादा हिंदी हिंदी करोगे तो मैं कुछ नहीं, मैं यहां पर ऐसे कर दूंगा रेटेटेस्टिस, हटाओ। या या रेटे वृषण कुछ ऐसा। ठीक है, और ये आगे चलकर ये एक भाग में खुलता है जिसे कहते हैं वास इफ्रेंसिया। क्या कहते हैं? वास इफ्रेंसिया। क्लियर? वास इफ्रेंसिया। और वास इफ्रेंसिया आगे चलकर ये खुलता है एपिडिडाइमिस में, यानी कि अधिवृषण में। लो जी, अगर जिस बच्चे को ये बात अभी तक समझ में नहीं आई, यही कहूंगा भाई एक बार फिर से समझ ले। देख लो भाई आराम से, इससे बेहतर कुछ भी नहीं। देखो इस डायग्राम में जैसा दिखाया हुआ है, देखो ये रही सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, सॉरी ये रही बेटा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, और ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं, ये देखो आगे जाके खुल रही हैं। लेकिन कहाँ खुल रही हैं? अब आप देखो यहाँ पर, ये देखो ये जो छोटे 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 भाग आपको ये देखो ये ऐसे दिख रहे होंगे। ठीक है, तो यही हमारी जो ब्रांचेज हैं, वही हमारी रेटेटेस्टिस और वास इफ्रेंसिया हैं। क्या बात समझ में आ रही है क्या? और फिर एपिडिडाइमिस के बाद स्पर्म कहाँ जाएगा? ये रहा ना पूरा पाथवे, ये रहा ना पूरा पाथवे। एपिडाइमिस ये रहा नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5, 6, 7, ये बाहर निकल जाएगा। तो यहां पर अगर कोई आपसे पूछ ले पाथवे ऑफ स्पर्म, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पाथवे ऑफ स्पर्म सबसे पहले सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, संख्याएं याद रखनी है इनके बारे में। उसके बाद ट्यूब्यूल्स के बाद रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस के बाद वास इफ्रेंसिया, वास इफ्रेंसिया, वास इफ्रेंसिया के बाद एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस के बाद, एपिडिडाइमिस के बाद वास इफ्रेंसिया। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? शुक्र वाहिनी। इसे क्या कहते हो हिंदी में? अधिवृषण, अधिवृषण। ठीक है, उसके बाद इसे कहते हैं शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका। इसे कहते हैं हिंदी में शुक्रवाहिका। ठीक है, इसे शुक्र जनन नलिका,
शुक्र जनन नलिका। ये लो, इतनी हिंदी सिर्फ तुम्हारे लिए। उसके बाद आएगा तो पाथवे क्या है भाई। इसके बाद बनती है इजैकुलेटरी डक्ट। अभी मैं आपको बताऊंगा क्या है वो इजैकुलेटरी डक्ट। और इस इजैकुलेटरी डक्ट को हिंदी में कहते हैं स्खलन नलिका या स्खलित नलिका। और लास्ट में क्या आती है? यूरिनो जेनाइटल डक्ट। बताया था ना कि पुरुषों में, फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव ट्रैक और यूरिनरी ट्रैक दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन मेल में ऐसा नहीं होता। मेल में एक ही होता है। और उस डक्ट को हमने कॉमनली नाम क्या लिखा है? यूरिनो जेनाइटल डक्ट। तो यूरिनो से तो क्या होगा? यूरिन आएगा। मतलब जिस समय यूरिन आ रहा होगा तो ये यूरिनो डक्ट उसे रिप्रेजेंट करेगा। और जिस समय स्पर्म आ रहे होंगे, सीमेन आ रहा होगा, उस समय जेनाइटल डक्ट उसे रिप्रेजेंट करेगा। चलिए, हिंदी में क्या कहते हैं? यूरिनो को मूत्र कह देंगे, जेनाइटल को जनन कह देंगे। जनन नलिका हो गया। इसके बाद की कहानी सुनो। यहां तक का मामला क्लियर होना चाहिए। इट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो भाई, अब आगे। अब बात कर लेते हैं एपिडिडाइमिस के बारे में। किसके बारे में? एपिडिडाइमिस के बारे में। लेकिन उससे पहले सुनो, एक बात और बताना तुम्हें चाहूंगा। सुनो, मान के चलो, एक सेकंड रुको, एक एक कट सेक्शन लेते हैं तुम्हारे लोब्यूल्स का। ये मान के चलो, ये तुम्हारा टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि यार इसके अंदर होगी नलिका। इस नलिका को आप नाम देते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल नाम देते हैं, ठीक है। इसके अंदर भरी हुए हैं दो टाइप की सेल। एक को मैंने बोल दिया ए, एक को मैंने बोल दिया बी। दो तरह की सेल हैं। चलो, अब इस ए और बी के बारे में यहां पर स्टडी करते हैं। ए की बात करें तो ये हो गया कौन सी लीडिंग सेल? नहीं, लीडिंग तो बाहर होंगी, जर्म सेल। और एक होंगी सर्टोली सेल, ठीक है। जर्म सेल जो होती हैं, इनका काम क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। इनका फंक्शन होता है, यस, इनका फंक्शन होता है शुक्राणु का निर्माण करना। शुक्राणु का निर्माण करना। अरे ये इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं तुम लोगों को। शुक्राणु का निर्माण करना। जबकि सर्टोली सेल क्या होती हैं? जो जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है, पोषण प्रदान कराती है। भाई तुम अपना काम करो। इनका काम क्या है? शुक्राणु का निर्माण करना। लेकिन शुक्राणु का निर्माण करने के लिए न्यूट्रिशन तो चाहिए होगा। तो न्यूट्रिशन कौन इसे प्रोवाइड करेगा? सर्टोली सेल। इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये क्या करती हैं? जर्म सेल को पोषण प्रदान करती हैं, न्यूट्रिशन प्रदान करती हैं, पोषण प्रदान करती हैं। ये दो हो गए हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर है जी इतनी सी बात? ठीक है। उसके बाद ए और बी का मामला तो यहां पर हो गया कंप्लीट। अब आ जाओ बाहर। बाहर, चलो, बाहर। बाहर एक फ्लूइड भरा हुआ है। बाहर एक फ्लूइड भरा हुआ है। बाहर एक फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। और इस फ्लूइड को आप कहते हैं अंतरकाशी द्रव्य, इंटरस्टाइल, इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। हिंदी में कहते हैं शायद अंतराकाशी द्रव्य। ओके, देखें, इसमें पाई जाएंगी दो टाइप की सेल। ऐसे कर देता हूं शो एट द रेट करके, ठीक है। और एक कर देता हूं शो डब्लू डब्लू लिखकर, डब्लू डब्लू डब्लू, ठीक है।
सबसे पहले जो एट द रेट वाली हैं इनके बारे में बात करते हैं। ये क्या है भाई? ये बेटा और कुछ नहीं, ये है लीडिंग सेल। कौन सी सेल है ये? लीडिंग सेल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं आप लोगों को। ये है भाई लीडिंग सेल, और ये एंड्रोजन हार्मोन का निर्माण करती हैं, और एंड्रोजन और कुछ नहीं, टेस्टोस्टेरोन ही है। टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करती हैं, लो जी, का निर्माण करती हैं। ठीक है। और ये डब्ल्यू जो है, ये क्या है? ये कुछ नहीं, ये यहां पर एक तरह की WBC है, जो कि प्रतिरक्षा प्रदान कर रही हैं। लो, देख लीजिए, सारी बातें आपके सामने पूरा क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है। तो ये एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बनाया था मैंने, इसके अंदर क्या क्या मामला होता है, मतलब कि आप देखें, अभी जो हमने देखे कि एक कंपार्टमेंट को उठा के वहां मैंने बताया कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। ठीक है। चलिए भाई, अब एपिडाइमिस, हिंदी में क्या कहते हो इसे, जल्दी बताओ? अधिवृषण। हिंदी में क्या कहते हो इसे? अधिवृषण। ठीक है। इसके बाद संख्या लिखवा चुका हूं, एक जोड़ी, वन पेयर। लोकेशन कोई पूछ ले तो कह देना। देखो सुनो, इसकी कहां पर होती है? आप लिख सकते हैं पोस्टीरियर को क्या कहोगे? पृष्ठ। यस। तो वृषण के पृष्ठ भाग की ओर। ठीक है। पोस्टीरियर कह सकते हैं। इसके बाद फंक्शन क्या होता है? फंक्शन क्या होता है भाई एपिडाइमिस का? ये इंपॉर्टेंट काम है, शुक्राणुओं का संग्रहण करना। संग्रहण करना तथा पोषण प्रदान करना। लो भाई। ठीक है। आगे की कहानी, वास डेफरेंसिया। आ जाओ यहां पर, हिंदी में क्या कहते हो इसे? शुक्रवाहिनी। कितना होता है? एक जोड़ी। पोजीशन आप लिख सकते हैं, यह है वृषण कोश से ऊपर। ऊपर कहां? आहार नाल की ओर प्रवेश करती है। क्लियर है मामला? ठीक है। इसके बाद अच्छा, एक बात और यहां पर इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट यहां पर बनता है कि जब भी कभी पुरुष का, जब भी कभी कभी किसी कभी जब कभी किसी पुरुष की जब नसबंदी होती है, तो उस नसबंदी के दौरान किसका ऑपरेशन होता है? इसी का। तो आप लिख सकते हैं नर नसबंदी। नर नसबंदी को हिंदी में कहा जाता है वेसोक्टोमी। वेसोक्टोमी के दौरान इसी का ऑपरेशन होता है। क्लियर है भाई इतनी सी बात? आगे चले। सेमाइनल वेसिकल, देखे भाई क्या बताया था? अब बस मुझे लिखने की आवश्यकता है, सब कुछ बता दिया था मैंने। सेमाइनल वेसिकल जो होती है क्या करती है? शुक्र सीमेन, सीमेन को हिंदी में क्या कहेंगे? वीर्य। मैं सीमेन ही लिखूंगा। सीमेन के 70-80% भाग का निर्माण। और साथ में सीमेन में फ्रक्टोज शुगर जो होती है वो यहीं से आती है। फ्रक्टोज शुगर हो गई, फ्रक्टोज हो गया, फ्रक्टोज कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि प्रदान करना। ठीक है। अब आ जाओ भाई नेक्स्ट। यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड। अब यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड की संख्या के बारे में मैंने बता दिया था, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर क्या लिखोगे? अब जो बाकी जो रिमेनिंग पार्ट बच गया सीमेन का, उसका निर्माण कौन करेगा? प्रोस्टेट ग्लैंड लिख डालो ना। ये लो, सीमेन के शेष भाग का निर्माण
लेकिन यहां पर आता है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो भाई, ये है सेमिनल वेसिकल और ये आ रही है यहां पर वास डेफरेंसिया, और ये दोनों मिलकर कौन सी डक्ट बना रहे हैं? इजैकुलेटरी डक्ट। इट इज ए अगेन ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है भाई? इस स्खलित नलिका किस किस से मिलकर बनती है? तो आपको बता दें, देखो डायग्राम में बहुत अच्छे से शो करा है। एक तो क्या हो गई? वास डेफरेंसिया, यानी कि शुक्रवाहिनी, प्लस सेमाइनल वेसिकल, यानी कि शुक्राशय। इन दोनों को मिलाकर बनती है स्खलन नलिका। क्लियर? आगे देखें। काउपर ग्लैंड ये क्या करती है? इसका सुने भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। काउपर ग्लैंड संख्या तो मैंने, अच्छा संख्या इसकी लिख लें, शायद लिख दी थी मैंने उस समय भी। संख्या है 2। कार्य आप लिखें तो लिख सकते हैं। जब भी कोई किसी कपल के बीच में काउटस की क्रिया होती है तो उस दौरान स्नेहक लुब्रिकेंट प्रदान करने का काम कौन करता है? काउपर ग्लैंड। तो आप लिख सकते हैं मैथुन क्रिया के दौरान, मैथुन क्रिया के दौरान स्नेहक प्रदान करना, स्नेहक प्रदान करना। इसके बाद पेनिस की बात कर लेते हैं। तो ये क्या है? देखो पेनिस के बारे में अगर बात करें, देखिए पेनिस, दिस इज पेनिस, ठीक है। पेनिस जो होता है मेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मतलब आप कह सकते हैं बाह्य जनन अंग है। अब तक जिन भी अंगों की मैंने बात करी है वो सब बॉडी के अंदर थे, ये वो अंग है जो बॉडी के बाहर है, ठीक है। तो यहां पर करेंगे इसके बारे में चर्चा, लेकिन उससे पहले लिख लेते हैं सबसे पहले तो संख्या 1। ये है मेल बाह्य जनन अंग है। ठीक है, देखें भैया इसके बारे में 2-3 बातें आपका एग्जामिनर आपसे पूछता है। सबसे पहली बात, ये जो शिशन है, देखें तो यहां पर इसका जो ये उभरा हुआ जो भाग है, ये इसे कहा जाता है बेटा ग्लांस पेनिस। हिंदी में कहते हैं शिशन मुंड। और इसके ऊपर एक स्किन पाई जाती है, इस स्किन को कहते हैं फोर स्किन। ठीक है, फोर स्किन। और ये जो छिद्र आप जो देख रहे हैं इसे कहा जाता है यूरिनरी मीटस, या ऑरिफिस भी कह सकते हैं, जहां से मूत्र निकलता है। यहां पर ये है यूरिनो जेनाइटल डक्ट। क्लियर है इतनी सी बात? अब यहां पर एक बात और बता देता हूं इस साइड वाले डायग्राम की सहायता से। यहां 2 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, एक का नाम है कार्पोरा कवर्नोसा और एक का नाम है कार्पस स्पॉन्जिसम। ये दोनों यहां पर इरेक्टाइल टिश्यू हैं जो कि किसी कोइटस के दौरान किसी शिशन के उत्थान यानी कि इजेक्ट इजेक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। इरेक्शन में, सॉरी लेट मी करेक्ट, इरेक्शन में, नॉट इजैकुलेशन। इजैकुलेशन अलग हो गया, इरेक्शन अलग हो गया। आई एम टॉकिंग अबाउट इरेक्शन, ठीक है। तो ये दोनों आप कह सकते हैं इरेक्टाइल टिश्यू, हिंदी में कहते हैं उत्थान ऊतक। तो इस प्रकार से हमने चर्चा करी हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आई होंगी। रैपिडली इन सब चीजों का रिवीजन करें। धन्यवाद।